अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर नंबर 1 आप लोगों की बुक मैथमेटिकल थिंकिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। इंडक्टिव रीजनिंग, उसके इस्तेमालात, उसके ड्रॉबैक्स, उसकी एग्जांपल्स हमने लास्ट वीडियोस में देखी थी। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को डिडक्टिव रीजनिंग से। डिडक्टिव रीजनिंग बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें आपके पास कुछ प्रेमिसेस होते हैं, एक या एक से ज़्यादा कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरुंधति रॉय रोट ओनली इन इंग्लिश। दीज एसेज आर बाय अरुंधति रॉय, देयरफॉर दे आर रिटन इन इंग्लिश। अब देयरफॉर दे आर रिटन इन इंग्लिश मतलब ये जो नए एसेज हैं ये चूंकि अरुंधति रॉय ने लिखे हुए हैं तो ये इंग्लिश में ही लिखे हुए होंगे। ये जो है उसकी कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है कि जो नए एसेज हैं अगर वो अरुंधति रॉय ने ही लिखे हुए हैं तो वो इंग्लिश में होंगे। और उसका प्रूफ क्या है? मतलब प्रूफ देने के लिए आप रीजनिंग क्या कर रहे हैं, दो सेंटेंस आपने बोले हैं जिनको प्रेमिसेस कहते हैं कि अरुंधति रॉय सिर्फ इंग्लिश में लिखती है और ये एसेज अरुंधति रॉय के लिखे हुए हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज आप ये कहें कि आपकी ये जो पहली स्टेटमेंट है, अरुंधति रॉय रोट ओनली इन इंग्लिश, इसको अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं और मैं कहूं कि अरुंधति रॉय ऑफन रोट इन इंग्लिश, या मैं कहूं आई हैव सीन मेनी एसेज ऑफ अरुंधति रॉय दैट आर रिटन इन इंग्लिश, ये इतनी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है और ना ही ये स्टेटमेंट इस बात को सपोर्ट करती है कि ये ऐसे जो अब नया आया है अरुंधति रॉय का ये भी इंग्लिश में लिखा होगा। किस चीज ने स्ट्रॉन्ग किया है स्टेटमेंट को? दैट इज द वर्ड ओनली। अरुंधति रॉय हमेशा इंग्लिश में लिखती है, अरुंधति रॉय सिर्फ इंग्लिश में लिखती है और ये ऐसे अरुंधति रॉय ने लिखे हुए हैं इसलिए ये इंग्लिश में लिखे होंगे। आपके प्रेमिसेस या आपकी स्टेटमेंट्स इतनी स्ट्रांग हैं कि वो कंक्लूजन को सपोर्ट कर रही हैं। अगर आपने कहा होता मैंने काफ़ी सारे एसेस देखे हैं जो कि लिखे हुए हैं, मतलब वही बात है, काफ़ी सारे से क्या मुराद है, आप एग्जाम्पल ले रहे होते या आप कहते ये वाला ऐसे भी अरुंधति रॉय ने लिखा हुआ है, ये भी अरुंधति रॉय ने लिखा हुआ है, ये दोनों इंग्लिश में है, तो इसलिए चूंकि ये भी अरुंधति रॉय का, ये जो नया वाला ऐसे है ये भी अरुंधति रॉय का है इसलिए ये भी लिखा होगा इंग्लिश में। ये थी इंडक्टिव रीजनिंग। आपने 4-5 एग्जाम्पल्स की बात की, लेकिन यहाँ पे आप देखें आप कह रहे हैं वो लिखती ही सिर्फ इंग्लिश में है। इट्स काइंड ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ बात जा रही है। ओनली, ऑलवेज, नो मैटर व्हाट हैपन्स, तो आगे जो भी स्टेटमेंट होगी उसका मतलब ये है कि आप एक एक दो तीन एग्जाम्पल्स पे बेस करके आंसर नहीं बता रहे, बल्कि आपकी स्टेटमेंट्स इतनी स्ट्रांग हैं कि वो हर हर एक चीज के बारे में बात करें। मतलब रोट ओनली इन इंग्लिश का मतलब ये है कि सारे के सारे नॉवल उसके इंग्लिश में हैं और चूंकि ये भी अरुंधति रॉय का है इसलिए ये नॉवल भी इंग्लिश में होगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, हम लोगों ने पहले कैसे किया था, हम लोगों ने पहले 2, 4, 8, 10 वैल्यू के लिए जो था देखा, चेक किया, 2 के लिए 8 आ गई, 4 के लिए 16 आ गई, 8 के लिए 32 आ गई, 10 के लिए 40 आ गई। तो हमने कहा अब तो हमें पता है जो भी वैल्यू दे हम उसके लिए जो है ना यूज करके अब बता सकते हैं। सो अगर हमने डिडक्टिव रीजनिंग यूज करनी हो तो हम 2, 4, 8, 10 पे चेक नहीं करेंगे, हम कहेंगे लेट्स सपोज दैट n इज अ नंबर। ठीक है, n इज अ नंबर जिसको आपने क्या करना है नेक्स्ट, इसके ऊपर क्या आपने ऑपरेशन करना है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है विद 8, मल्टीप्लाई बाय 8, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 8n। सही है। अब उसके बाद आप क्या कहते हैं कि 8n में प्लस करना है 6, तो ये +6 हो गया। इसको डिवाइड करना है, डिवाइड द सम बाय 2, यानी कि इस पूरी की पूरी चीज को आपने डिवाइड करना है बाय 2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। वो क्या बन जाएगा, ये 8n डिवाइडेड बाय +6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, इसको 4n बना देगा पहली स्टेटमेंट को, और दूसरी स्टेटमेंट को क्या बना देगा, 6 को बना देगा 3 बना देगा। ठीक है, और अब इसमें से क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें 3 को, यानी कि -3।
ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास क्या आया, आपके पास बाकी बचा 3, 3 से कैंसिल हो गया, +3 -3 से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 4n. So now this is a proof. These are the statements which are providing you a proof कि ये बात हमेशा ठीक होगी. आपने कोई 2-3 नंबर लेके एग्जाम्पल के तौर पे नहीं बताया, आपने रीजनिंग में एक पूरा फॉर्मूला बना के दिखाया है कि आप कोई भी नंबर सोच लें, हमेशा ये वाला काम होगा, क्योंकि आपने n के साथ उसको प्रूफ किया है. अगर हम थोड़ा सा कह लें कि देखें, रिलेशनशिप देखें और डिफरेंसेस देखें इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग की, तो इंडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हैं, आप पैटर्न ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरह कुछ समझ आ जाए हो क्या रहा है. जैसे आपको समझ आएगा क्या होगा, आप उसके हिसाब से क्या करेंगे, आप आगे वाले क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दे दें उसके ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में आप स्ट्रक्चर ढूंढते हैं कि आपको ओवरऑल एक पिक्चर मिले, आपको पता लगे कि हर वैल्यू के साथ क्या होगा, बजाय इसके कि आप 3-4 वैल्यूज को चेक करें और उसे कंजेक्चर बना लें, फॉर्म करें और उसके हिसाब से हमेशा प्रेडिक्शन करें. आप क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और हर वैल्यू को उसमें पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल से आप स्टार्ट करते हैं और जनरल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं. इसमें क्या होता है कि आप जनरल प्रेमिसेस से स्टार्ट करते हैं, मतलब आप बात करते हैं कि लेट इट बी n मतलब कोई भी नंबर, यानी कि आप बजाय इसके कि 2 4 6 यानी स्पेसिफिक एग्जांपल से स्टार्ट करें, आप जनरल प्रेमिसेस से स्टार्ट करते हैं, यानी कि n से स्टार्ट करते हैं. अब n कुछ भी हो सकता है. जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था कि अरुंधति रॉय हमेशा इंग्लिश में लिखती है, इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि उसकी कोई भी बुक ले लें वो इंग्लिश में है. मतलब एक एक आप क्या कह रहे हैं, आप एक जनरल प्रेमिसेस ले रहे हैं कि हमेशा यही आता है, टू स्पेसिफिक कंक्लूजन कि उससे क्या होगा, आपके पास एक कंक्लूजन आ जाएगी जो कि स्पेसिफिक होगी कि हमेशा ऐसा हुआ करेगा. कंक्लूसिव इसलिए नहीं है क्योंकि काउंटर एग्जांपल्स आ सकती हैं, और ये रिलायबल मेथड इसलिए है, फॉर फाइंडिंग प्रूफ्स इसलिए है क्योंकि आप ओवरऑल हर नंबर की बात कर रहे होते हो. इसलिए डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो ज्यादा बेहतर तरीका समझा जाता है इंडक्टिव रीजनिंग से. ये आगे कुछ एग्जाम्पल्स थी जिसमें उसने कहा हुआ था, ड्यूरिंग द पास्ट 10 years एक ट्री है जिसने हर एक साल छोड़ के हर अगले साल जो है वो हमें फल दिया है, उस पर फल लगा है. लास्ट ईयर जो था इस पे फल नहीं लगा था, तो इस साल यानी प्लम्स नहीं लगे थे, तो इस साल जो है इस पे लाजमी प्लम्स लगेंगे. अब ये देखिए, पास्ट 10 years, 10 सालों में ऐसा हुआ है, या आप कहें 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि इस दरख्त के साथ ऐसा हो रहा है. दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग. ना आपको पता है कि प्लम के जो दरख्त होते हैं उनका लाइफ स्टाइल क्या है या हमेशा से क्या होता आया है, ना आपको ये पता है कि इन 10 सालों से पहले क्या हो रहा था. आपने सिर्फ एक थोड़ा सा टेन्योर देखा, उसमें एक एग्जाम्पल देखी कि 1 साल के बाद 1 साल हो रहा है ये वाला काम, मतलब 1 साल के बाद 1 साल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लम. तो आपने एक क्या कर दी, आपने एक कंक्लूजन कर दी कि इस साल जो है वो प्लम प्रोड्यूस होंगे क्योंकि पिछले साल नहीं हुए थे. ठीक है, अब ये सिर्फ 10 years की बात है, इसलिए क्या है इंडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, ऑल होम इम्प्रूवमेंट्स कॉस्ट मोर देन द एस्टिमेट. अब इसमें वो क्या कह रहा है, जितने भी घर की इम्प्रूवमेंट्स करा लो ना, उसमें पैसे हमेशा ज्यादा लगते हैं उससे जितने आपने एस्टिमेट लगाया होता है. और कॉन्ट्रैक्टर ने 35,000 कहा है, इसलिए मुझे पता है कि 35,000 से ज्यादा लगेगा. दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग. एंड व्हाई दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग, बिकॉज यू आर यूजिंग द वर्ड ऑल इन प्रेमिसेस. आप प्रेमिसेस में ऑल मतलब आप एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हो कि हमेशा ऐसा होता है. सिर्फ चूंकि आप ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमेशा होता है, इस वजह से ये जो है ना वो डिडक्टिव रीजनिंग. अगर आप ये कहते हैं ना, मैंने ज्यादातर देखा है कि होम इम्प्रूवमेंट में एस्टिमेशन से ज्यादा पैसे लगते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मेरे 4 रिश्तेदारों के साथ तो ऐसा हुआ है कि इम्प्रूवमेंट में ज्यादा पैसे लगे हैं, तब ये होती इंडक्टिव रीजनिंग. 4-5 एग्जाम्पल की बात करें. अब आपने एक यूनिवर्सल एक रूल बना दिया है कि हमेशा ऐसा होगा कि आप जितने पैसे बताएंगे आपका बिल हमेशा उससे ज्यादा बनेगा. तो ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास हो गई डिडक्टिव रीजनिंग.
ओनली का वर्ड, ऑल का वर्ड, ऑलवेज का वर्ड, ये ऐसे वर्ड हैं जो इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि आप ओवरऑल हर चीज के बारे में बात कर रहे हो, मतलब उससे रिलेटेड जिस भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हो, आप ओवरऑल पूरी चीज के बारे में बात कर रहे हो। और इस केस में आपके पास हमेशा डिडक्टिव रीजनिंग बनती है, क्योंकि आप पूरा का पूरा आपके पास स्ट्रक्चर होता है जिससे आप चेक कर रहे होते हैं। I know I will win a jackpot on this slot machine in the next 10 tries because it has not paid out any money during the last 45 tries. मतलब आप कह रहे हैं कि पिछले 45 टाइम से जो है वो आपका इनाम इस मशीन पे एक्चुअली इनाम नहीं निकला, तो अगली 10 ट्राइज में अगर मैं खेलूंगा तो मैं जैकपॉट जीत जाऊंगा। अब मसला ये, आप इसे सिर्फ लास्ट 45 ट्राइज से जानते हैं, आपको नहीं पता उससे पहले इस चीज के साथ क्या हो रहा था, आपको नहीं पता अ, इसका कोई स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या चीज चल रही है। हो सकता है हर 100 टाइम्स के बाद आता हो, चूंकि आप 45 टाइम से देख रहे हैं, मतलब 45 ट्राइज पहले से देख रहे हैं, तो हो सकता है अगले 10 के बाद भी 55 पे पहुंचे और 100 के बाद आना हो जैकपॉट जो निकलना हो। फिर वही बात आ गई, दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग। वाई? बिकॉज आपने लास्ट 45 टाइम्स उसे देखा है और एक कंक्लूजन कर दी है उसकी बेस पे। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है दैट इन एवरी 55 ट्राइज कोई ना कोई जैकपॉट निकलेगा, कि आप ये कहें कि चलो 45 पहले तो जाया हो गए हैं, अब आखिरी 10 में तो निकले ही निकले। ठीक है जी, दैट्स इट। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग के दरमियान में कंपैरिजन और डिडक्टिव रीजनिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। थैंक यू।